पढ़ना है अपने को? अरे इसके आगे क्या पढ़ना है? मछली के आगे मछली मछली। हाँ, जनन। लेट हो गए यार। बच्चे कहाँ गए? घर? सेलअप? अभी तो लिखना है। ये चल रहा है नहीं चल रहा है? अच्छा लिख सर। नहीं क्या बोला? मछलियों का जीवन चक्र। जनन लिखा था? कोई बात नहीं, जनन करेंगे तभी तो जीवन चक्र आगे बढ़ेगा। यही समझ लो, वही पढ़ लो। चलो लिखो इसमें। विशेचन, बाह्य, प्रजनन काल, मानसून या वर्षा ऋतु, अंडज यानी कि अंडे देने वाले जीव। क्या हो रहा है? कल नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में। वो तो तुम्हारा टेस्ट सीरीज चल रही है ना अब तो, उसमें भी इसको कहीं जगह देंगे, क्योंकि पहले टेस्ट सीरीज का पूरा फॉर्मेट बन गया था, टॉपिक नया आया तो इसको एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। अभी तो तुम्हारे प्लांट ब्रीडिंग आ रहा है जो जेईटी नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे सीयूटी में ना उस पर्टिकुलर टॉपिक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टॉपिक हो रहे हैं, तो अपन उसको इधर एडजस्ट कर दिया। हाँ सीयूटी में क्योंकि सेकंड यूनिट के अंदर प्लांट ब्रीडिंग है, उसके अलावा भी उसमें इतना कुछ है कि एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो सेल बायो भी तो इधर दे रखी है ना, जेईटी के अंदर ही हो रहा है, तो तुम समझदार हो ना, इसलिए ऐसे हमने सोच लिया कि चलो समझ जाओगे। तो जेईटी के अंदर प्लांट ब्रीडिंग है। किसने बोला? हमको पता है कि तुम हो, अपने आप पे भरोसा रखो। मछलियों द्वारा जल में जिलेटिन से आवरित अंडे दिए जाते हैं। सबसे पहला लिखेंगे हम हैचलिंग। अंडे से हैचलिंग बाहर आते हैं। यह मुख के बिना रहते हैं। इनमें पोषण अंडे की जर्दी या यolk से द्वारा होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं यही लिख रही हूँ ना। 2-3 दिन बाद यह स्पोन बन जाते हैं। यह स्पोन बन जाते हैं, लाइन टू लाइन है, वो भी नेक्स्ट लाइन है। रिवीजन किसका? रिवीजन ऑर्गेनिक की लाइव क्लास ऑप्शन नहीं आएगी, भेज देंगे का कमेंट पढ़ लो। मैं मेरे सब्जेक्ट के क्लास में तो दूसरे सब्जेक्ट के कमेंट करोगे तो मैं कैसे पढ़ूँ? प्लांट ब्रीडिंग की शीट अपलोड नहीं हुई है, नहीं हुई।
अभी मैसेज करो। तुमको तो फिशरी तो प्लान बीडी की एक साथ मिल जाएगी। फिशरीज की तो टाइप हो रही है। CH1 प्लान बीडी लास्ट वाले 2-3 दिन बाद यह स्पोन बन जाते हैं। इसकी अगली अवस्था स्पोन अवस्था होती है। तो ये स्पोन अवस्था में बदल जाता है 2-3 दिन बाद। हैचलिंग, अंडे के बाद हैचलिंग, हैचलिंग के बाद स्पोन, स्पोन के बाद फ्राई, फ्राई के बाद फिंगरलिंग, फिर ईयरलिंग। तुम लोग घर नहीं जा रहे? हाँ अच्छा है, यहाँ अच्छी मनाएंगे। एक साल यहाँ की होली भी देखें। मैं वैसे ही होली नहीं मनाता, मेरे को एलर्जी है, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। मुझे शौक भी नहीं, कलर से नहीं, गुलाल से। कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं। स्किन एलर्जी नहीं, मेरे को ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है। मेरे को वैसे भी कम ही पसंद है होली। वो जलती तब अच्छा लगता है, पूजा वूजा होती है, हमारे अच्छा फंक्शन होता है। पहले कलर लगाओ, फिर उसको साफ करो। जिनको एलर्जी नहीं उनको तो बेशक खेलनी चाहिए, बहुत अच्छे से खेलनी चाहिए। हाँ, पास में थोड़ा सा चंदेरिया भीड़ भाड़ कैसे देगी। वो तो सरनेम देख के कहीं से भी मचा देते बच्चे लोग। सब वही के होते हैं पकड़े नहीं। ये लिख लिया, आगे चले। दूसरी अवस्था लिखो, स्पोन। इसमें मुंह बन जाता है, यह छोटे प्राणी प्लवक या फिर लार्वा खाता है और 7 से 10 दिन बाद फ्राई में बदल जाता है। फ्राई को जीरा भी बोलता है। इस अवस्था में पहली बार यह मछली की तरह दिखाई देता है, मतलब इस पे शल्क, फिन्स वगैरह सब इसी अवस्था में आते हैं। इस स्तर पर स्वयं छोटे प्राणी प्लवक की भांति व्यवहार करते हैं। चावल की भूसी व सोयाबीन की खल खिलाई जाती है। 30 से
60 दिन बाद फिंगरलिंग अवस्था में बदल जाती है। लव कुश अलग चैप्टर, फिशरीज नया चैप्टर चल रहा है, रिवीजन कैसे करेंगे? पहले फिशरीज पढ़ चुके हो? इसमें इसका आकार भी लिख सकते हो, 1 से 3 सेंटीमीटर। हाँ, 3 सेंटीमीटर इतनी सी होती है। क्या हो गया? बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया। बीमारी को जड़ से हटा दो। जीरा खाने वाला नहीं है। सीयूटी में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट होंगे क्या? अलग अलग चलते हैं ना, पेपर वाइज चलते हैं ना। हाँ, बायो का अलग, एग्रीकल्चर का अलग, केमिस्ट्री का अलग। अभी थोड़ी स्टार्ट होगी तुम्हारे सीरीज, अभी तो अलग अलग ही चल रहा है ना। कंबाइन चल रहा है। हाँ तो कंबाइन चल रहा है। अभी तो जेईटी चलेगी, तो सीयूटी चल ही नहीं रहा है। सीयूटी तो अब आएगी, तो उससे पहले तो अभी जो बीच में पेपर हो रहे होंगे ना तुम्हारे, जेईटी तो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अलावा संडे को टेस्ट अभी नहीं हो रहे ना, क्योंकि सीरीज चल रही है इसलिए। अच्छा, तो CH 5 6 7 3 4 5 6 7 के चल रहे हैं टेस्ट। तुम्हारे 4 तक हो रहे हैं, और फिर उसके बाद वाले 5 6 7 के। हाँ, उनके तो अभी हमने बनाया ना, सीयूटी का होगा इस वीक में, फिक्स ही हो रहा है। पर वैसे तो तुम्हारे वहां तो अलग होगा, जो ओरिजिनल पेपर होगा ना उस दिन के तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगे, और ऑनलाइन होगा। ऐसे हो जाता है 1 घंटे, बहुत टाइम होता है। केमिस्ट्री में नहीं मिलता, बायो में भी कम पड़ता है, पिछले वाले बच्चों को कम पड़ा था। अभी तो 1 घंटा हो गया ना। पिछली बार छोड़ने वाले ऑप्शन थे, इस बार वो नहीं है, तो वो भी फायदा है। ये हो गया। उसका फायदा मैं बताती हूँ क्या होगा। उसका फायदा ये होगा, कट ऑफ कम जाएगी। बहुत जरूरी है कट ऑफ कम जाना। ये तो पिछली बार 180 या 200 बच्चे ऐसे थे जिनके एग्रीकल्चर में 200 आउट में 200 आए थे। तो वो बच्चे तो फिर क्या, तुम्हारे जब जैसे ना यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देती है, कुछ ऐसी होती है जो केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के मार्क्स पे एडमिशन देती है। तो उनमें फिर बेनिफिट हो जाता है उन बच्चों को जिनका एग्रीकल्चर है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि बीटेक वगैरह में एडमिशन होता है, मैथ्स वाले ले सकते हो, तुम नहीं ले सकते हो। तो फिर माइक्रोबायो के कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें सिर्फ पीसीबी वाला बच्चा अलाउड होता है, या फिर जिसकी फिजिक्स में वो अलाउड होता है। अब ये समस्या खत्म हो गई ना कि कोई छोड़ने का ऑप्शन है नहीं, और दुनिया में ऐसे धुरंधर होते ही नहीं है
कहीं एक आधा कोई मिल जाएगा कि 200 के 200 मतलब उसके सारे के सारे सही हो, 50 के 50 सही हो ही नहीं सकता। वो पहले क्यों हो रहा था, क्योंकि 10 छोड़ने का ऑप्शन था, छोड़ने के बाद तो कोई भी सारे सही कर लेगा, लेकिन इस बार छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, मतलब अब आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकते हो, तो डेफिनेटली बच्चा छोड़ने के लिए छोड़ेगा। प्लस टाइम इतना कम होता है कि क्वेश्चन छूटते ही है, तो उससे कट ऑफ कम जाएगी, कम कट ऑफ जाएगी, तो एवरेज नंबर वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाएगा। पेपर टफ रहेगा उतना बढ़िया है, तुमको फायदा होता है। आगे लिखो फिगर लिख। तुम तो क्या अभी पेपर देते हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि पेपर इजी आए, भगवान बढ़िया रहे, यूं प्रार्थना करना चाहिए भगवान पेपर टफ आए तो अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ का फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तुम टॉप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे मतलब नहीं। देखो पेपर जो होता है ना, उसमें 4 कैटेगरीज होती है। स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है, मेमोराइज्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और थोड़े से आईक्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब है ना, एक लेवल इतना होता है कि 40% ऑफ पेपर, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, मतलब लगभग लगभग, क्योंकि आईक्यू वाले होते हैं ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर लेते, तो उस लेवल तक तो हर बच्चा आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल कम बढ़ रहा है जो तैयारी कर रहा है, उससे लेवल और ज्यादा कम पड़ता है जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। तो अगर पेपर टफ आया तो एवरेज 40% वाला तो हर बच्चा कर रहा है ना, और टफ पेपर है इसका मतलब जो तैयारी कर रहा है वो भी उन टफ क्वेश्चन को नहीं कर पाया, मतलब वो भी एवरेज के बराबर रह गया। तब ऐसी कंडीशन में कट ऑफ जाती है कम, और एडमिशन इजी वे में मिल जाता है, कम कट ऑफ पे हर बच्चे को मिलेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एवरेज में 50% तो हर एग्जाम में ले आता हूँ, चाहे कैसा भी तैयारी हो, तो 50% टॉपर के भी 50 आएंगे उस साल, उस एवरेज के भी 50 आएंगे, मतलब तुम्हारे चांसेस ना बढ़ जाते हैं ज्यादा। ये बेनिफिट होता है। सब यही बोलते हैं कि पेपर जितना टफ होता है उतना अच्छा होता है, तो कोई भी एग्जाम हो कट ऑफ कम जाती है उससे, वो फायदा है। अपन इसको कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसमें लिखो फ्राई अंगुली नुमा संरचना में बदल जाती है इसकी साइज लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब यूं मत सोचना कि एक तो हम बोल रहे हैं कि फिंगर लिंक अंगुली जितनी सी है, और फिर बोल रहे हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। मतलब फिंगरलिंग की अवस्था कब तक रहेगी, जैसे कोई मछली आज पैदा हुई 2 महीने तक तो उसकी फ्राई अवस्था चलेगी, अब 2 महीने बाद से लेकर जब तक कि वो 1 साल की होगी, उसके बीच की जितनी भी अवस्था है वो सारी अवस्था फिंगरलिंग कहलाती है। तो अब उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर भी होगी, फिंगर जितनी भी होगी उससे बड़ी भी होगी और उससे बड़ी भी हो सकती है। और ये जो अवस्था है यह स्टोकिंग के लिए सबसे बढ़िया अवस्था है, स्टोकिंग के लिए आदर्श अवस्था है। स्टॉकिंग का मतलब जब इसको पालते हैं ना हम लोग, मछली अगर पालन करना है तो उस समय में कौन सी वाली मछली लेकर आएंगे, हम लोग फिंगरलिंग लाएंगे। सबसे फायदेमंद अवस्था यही होती है स्टॉकिंग, यानी मछली पालन के लिए जब आप उसको लेकर आ रहे हो तो सबसे बढ़िया अवस्था कौन सी है, फिंगरलिंग अवस्था है। मैं यूट्यूब पे लाइव कब आऊंगी, मैं यूट्यूब पे लाइव आती नहीं हूँ, पहले आ रही थी पिछले वीक, इस वीक तो नहीं आ रही। यहाँ लाइव मिल रही है, ये लाइव पसंद नहीं आ रहा, तो यूट्यूब वाले लाइव पे जाना है तुमको। इधर लिखो ईयरलिंग अवस्था। 1 वर्ष की मछली, और ये अवस्था कितनी होती है, लगभग 300 से 365 दिन। पालने वाली मछलियां, वरना जो एक्वेरियम वाली मछलियां होती है 45 दिन में बड़ी हो जाती है, तो 45 दिन में वो तो ईयरलिंग बन जाती है। अब इसमें वो चक्र बना लेना ताकि तुम्हें याद रहे। अंडे से हैचलिंग, हैचलिंग से स्पॉन, स्पॉन से फ्राई, फ्राई से फिंगरलिंग,
फिंगरलिंग से ईयरलिंग। अब हैचलिंग से स्पोन बनने की जो अवस्था है वो है 2 से 3 दिन। स्पोन से फ्राई बनने की जो अवस्था है वो है 7 से 10 दिन। फ्राई से फिंगरलिंग बनने की जो अवस्था है वो 30 से 60 दिन। और फिंगरलिंग से ईयरलिंग बनने की अवस्था वो 300 से 365 दिन के बीच में हो सकती है। ये है इसकी पूरी अवस्थाएं और ऐसे ही चलता है इसका जीवन चक्र। प्रियंका मैम ने बोला कि बायोलॉजी वाली मैम लाइव आएगी। ठीक है, मुझे पता चलेगा तब मैं बता दूंगी। अच्छा, वो मेरी लाइव क्लास चल रही थी इतने दिन से और अभी 2 दिन से हट गई है, इसीलिए बच्चे कमेंट करते होंगे तो मैंने बोला। वो बच्चे क्योंकि वो मैम का और मेरा टाइमिंग सेम था तो प्रियंका मैम के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते होंगे कि मैम नहीं आ रही। देखो इसमें इंपॉर्टेंट अवस्थाएं कौन सी है। पहली अवस्था हैचलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास जर्दी है, यॉर्क सैक लग रहा है, उससे इसको पोषण मिल रहा है। दूसरी अवस्था फ्राई अवस्था, क्योंकि पहली बार मछली का स्वरूप फ्राई अवस्था में दिखता है। तीसरी अवस्था फिंगरलिंग अवस्था, क्योंकि ये स्टॉकिंग के लिए आदर्श अवस्था है। तो इसके पूरे जीवन चक्र में आपको 3 अवस्थाएं ध्यान रखनी है, हैचलिंग, फ्राई और फिंगरलिंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पूछते हैं अपने को जैसे कि हैचलिंग, तो जो हैचलिंग वाली अवस्था होती है वो उसमें यॉर्क सैक होता है न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। फिर फ्राई अवस्था, पहली बार मछली का स्वरूप दिखाई देता है। और फिर आती है आपकी फिंगरलिंग अवस्था। और उसके बाद क्योंकि फिंगरलिंग अवस्था आदर्श अवस्था है स्टॉकिंग के लिए, मछली पालन के लिए, सबसे पहले फिंगरलिंग अवस्था का ही चयन करते हैं। अब जैसे ना कोई व्यक्ति किसान है, उसके घर उसके खेत पे उसने पॉन्ड बना रखा है, तालाब बना रखा है, अब वो मछली पालन करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने मछलियां पाल ली, वही मछलियां अंडे दे रही और अगले साल वही काम आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग सेम चीज अपने खेतों में करते हैं ना, कि गेहूं के लिए बीज लेकर आए, गेहूं का अपने खेत में डाला, गेहूं का उत्पादन हुआ, कटाई करी, अगले साल फिर से बीज लाए। सेम चीज इधर भी होती है। इसके अंडों को अपन लोग बीज अवस्था ही बोलते हैं। इसके भी बीज खेत होते हैं जिसको अपन हैचरी बोलते हैं। तो जो आपकी यूनिवर्सिटीज या फिर जहां पर भी, जैसे अपने यहाँ पे आरसीए के सामने जो कॉलेज है वहां पर बीज खेत है मछली का, वहां पे अंडे उत्पन्न होते हैं। फिर अंडों को 2 महीने तक हैचलिंग, स्पोन और फ्राई अवस्था में रखते हैं। फिर वहां से किसान आते हैं और हैचलिंग अवस्था, फिंगरलिंग अवस्था लेकर जाते हैं। फिंगरलिंग अवस्था ले जाएंगे और फिर 7 से 8 महीने अपने तालाब में रखेंगे। 1 साल की बड़ी हो गई और फिर उसको मार्केट में बेच देंगे, साथ ही निकालेंगे, एक साथ बेच देंगे। उसके बाद फिर से तालाब साफ वगैरह किया, नया पानी छिड़क किया, सब कुछ चेंज करके फिर से फिंगरलिंग अवस्था खरीदने आते हैं और लेकर जाते हैं। तो इसकी भी एक तरीके से खेती हो रही है और हर साल अपने को इसका बीज लाना पड़ता है। ये अपने पॉन्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है कि अपन इसको प्रजनन कराएं, हैचलिंग, स्पोन और फ्राई अवस्था रखें, क्योंकि इस अवस्था में मरने के चांसेस ज्यादा है, इसमें भी मरने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए सबसे बढ़िया अवस्था होती है फिंगरलिंग। जब वो पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी है तो अब उसको मरने के चांसेस अपने बहुत कम हो जाएंगे। जैसे मान लिया एक तालाब के अंदर 3000 मछलियां मुझे रखनी है, ठीक है। वो कभी यूट्यूब पे देखे होंगे ना, मछली पालन से कमाए करोड़ों रुपए, 1 साल में हो गए अरबपति, वो ऐसे थंबनेल आते हैं। इतना पॉसिबल नहीं है कि ये सारा काम अपन कर सके। जैसे मान लिया 1 रुपए की एक फिंगरलिंग आती है, 1 या 1.5 रुपए तक में मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। 3000 लेकर आए तो कितने हो गए, 3000 रुपए। लाने ले जाने का खर्चा मान लिया 10,000, क्योंकि खर्चा इसमें ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जो ट्रक वगैरह होती है ना उसमें वो तरपाल लगा के पानी भर के और फिर लेके आना पड़ता है। तो उसमें 10,000 मान लिया तो 15,000 तो एक बार का खर्चा, बाकी 1-1.5 लाख रुपए का तालाब बनता है पूरा, उसमें तो लगता ही है, देखो सीमेंट कंक्रीट से बनता है, तो वो तो अपना एक बार का इन्वेस्टमेंट हो गया। 1 साल के अंदर मछली को खिलाया पिलाया, सारा एक्स्ट्रा जो भी अपन ने खर्चा निकाला, उसके बाद भी एक मछली 1 रुपए की लाए थे, और जब वो बिकेगी कम से कम 3-4 किलो की मछली हो जाती है, 200 रुपए किलो मार्केट में मछली बिकती है, तो एक मछली होगी हमारी 800 रुपए, ठीक है। 800 इंटू 3000 तो हो गए लाखों रुपए।
इजी गोइंग, लेकिन सिर्फ ऐसे गुणा करने में आसान होता है। वो 3000 ईयरलिंग बनने में जिंदा कितनी रहेगी, क्या पता 1500 ही बचे। क्या पता हम लोगों ने ला के रखी, तालाब खुला था, रात को घर गए और हमारे अड़ोसी पड़ोसी को ना जलन करते हैं, काका जी वगैरह रहते होते हैं जिनके लपड़े चल रहे हो अपने खेत बाड़ी के, वो आके ऊपर केरोसिन डाल के चले जाए, तेल डाल दे, महुआ की खल डाल दे, ऐसा कुछ भी डाल दो, मछलियां खत्म, रातों रात मर जाती। तेल अगर केरोसिन डाल दो पूरा का पूरा, सांस नहीं आ पाएगी, मछलियां सारी मर जाएगी। तो मतलब इनका मरने में 1 सेकंड की देरी लगती है, मरने में गर्म पानी डाल दो, फायर डाल दो अंदर खुले हुए, जनरली यही करते हैं, झगड़े वगैरह होते हैं ना जिनके भी। इसीलिए जब फिश फार्म बनाते हैं पूरे तो कवर्ड होते हैं, चौकीदार होना जरूरी है। अगर आपने मछली पालन चल रहा है तो वहां पे रात को व्यक्ति रुकना जरूरी होता है। तो ये बहुत आसान नहीं है, सिर्फ रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते, पानी चेंज करना पड़ता है हर वीक। पानी चेंज वाला ही तो मेथड अभी अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे एक बेसिक मेथड अपना क्या चलता है कि एक इनलेट होता है, जैसे ये हमारा पानी का टैंक है, ठीक है। पानी के टैंक में एक तो यह इनलेट होता है और एक लगता है यहाँ पे आउटलेट। पूरा पानी भरा हुआ है, अब कुछ नहीं करना है, ऐसे पानी अपने को हरा हरा दिखने लग जाएगा, अब पानी खराब हो रहा है अपने को, या उसका बीओडी वगैरह चेक कर लो। उसके बाद आउटलेट को खोलना है जाली लगा के, ताकि यहाँ से पानी बाहर निकलता रहे, और उसी समय इनलेट को भी ऑन कर देना है, मतलब पानी भरने वाला। जब पूरा पानी क्लीन हो जाए, इधर से पानी बहता रहेगा, इधर से नया पानी आता रहेगा, जब पानी पूरा वापस नॉर्मल कलर का हो जाएगा तब उसको बंद करना। महीने भर रखेंगे, फिर बीओडी चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ पानी चेंज करो। एक तो ये मेथड होता है। एक मेथड होता है कि नदी या तालाब बह रहा है और उसके पीछे पिंजरे लगा रखे हैं बड़े बड़े से, और पानी तो बहता जा रहा है, पिंजरा पूरे जमीन से पैक है, चारों तरफ पिंजरा है, ऊपर भी पूरा पैक है, और उसके अंदर हमारी मछलियां पल रही है। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, नदी प्रकृति ने दे रखी है हमको, हर चीज वहां पे नेचुरल मिल रहा है। नदी के अंदर जब पेड़ पौधे भी ऑटोमेटिक लग रहे हैं, बह के लार्वा वगैरह आ रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं, दूसरी मछलियां आ रही है वो भी आ रही है, तो वहां हमारा कुछ नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पिंजरे में खाना डालना पड़ता है ऊपर से। मछली की जाल में लगी हुई ना, पूरा केज कल्चर बोलते हैं, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, उसमें कंटिन्यूसली पानी बह रहा है। फिर एक आता है तुम्हारा रेसवे सिस्टम, उसमें क्या होता है, जैसे एक पॉन्ड, फिर दूसरा पॉन्ड, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पॉन्ड लगा देते हैं और उसमें बनाते हैं चैनल के वो, क्या बोलते हैं अपन, केनाल नहीं बोलते, नहर जैसे होती है, नहर सिस्टम लगा दो और जाली लगा के रखो, तो पानी कंटिन्यूअसली बहता रहेगा इस नहर के अंदर। तो ऐसी मछलियां जो केवल बहते पानी में ही रह सकती है, उन मछलियों की इसको बोलते हैं रेसवे सिस्टम। पूरा का पूरा बहता हुआ पानी के अंदर अपन मछली पालन कर सकते हैं। और एक सिस्टम ऐसा आता है जिसके अंदर पानी फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक चलता रहता है, पानी निकलता है, फिल्टर होता है, वही पानी वापस आता है, फिर निकलता है, फिल्टर होता है, फिर पानी आता है। और सबसे लेटेस्ट मेथड जिसको बायोफ्लोक मेथड बोलते हैं, उस मेथड में अपन मछलियां और सूक्ष्म जीव डाल देते हैं, बैक्टीरिया डाल दिया, जीवाणु, वो ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन करता रहेगा अंदर ही अंदर, पानी चेंज ही नहीं करना है। मछलियां उसी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ त्यागेगी, वो बैक्टीरिया उसको वापस साफ कर देंगे, और वापस जो कार्बन और नाइट्रोजन चक्र चलता है ना, वो पूरा पूरा उसमें चलेगा, पानी चेंज करना ही नहीं है, सब ऑटोमेटिक सेल्फ चल रहा है। ये सारे सिस्टम्स है, ये सब अपन डिटेल में थोड़े थोड़े से पढ़ेंगे। उससे पहले अपन लोग पढ़ेंगे अभी मछलियों का पोषण। अब मछलियां क्या खाती हैं, उनको खाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हेडिंग लगाओ, मछलियों का पोषण। ज्यादा कुछ नहीं देंगे, ब्रेड ब्रेड एप्पल एप्पल ऐसा तो कुछ नहीं खा सकते हैं हम, केवल पोषक पदार्थों के नाम लिखेंगे। सबसे पहला पदार्थ रहेगा इसमें प्रोटीन, क्योंकि उनको प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए भोजन में, तो प्रोटीन में अपन इसको देंगे सोयाबीन, सोयाबीन की खल। दूसरा हम इसको देंगे कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा के लिए। कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा चावल की भूसी से। फिर तीसरा हम इसको देंगे वसा, वसा तो खुद फिश ऑयल से, मछली से तेल निकलता है ना, यकृत से उसके तेल निकलता है, तो फिश ऑयल डाल दिया, या फिर ऑयल केक। चौथा आ गया इसमें खनिज और विटामिन, विटामिन ई व सी, और खनिज इसको चाहिए फास्फोरस और कैल्शियम, सबसे ज्यादा फास्फोरस चाहिए और कैल्शियम चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हो गया इसमें फास्फोरस, सबसे ज्यादा फास्फोरस चाहिए। रमेश, इसके तो टॉप्स दिख रहे हैं।
राज कौन सा है? नहीं, वो राज है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी खाऊं लगता ही नहीं। मेटाबॉलिज्म उपापचयी प्रक्रियाएं होती है ना मनुष्य में, जिसमें श्वसन और पाचन दोनों आता है। जब दोनों इक्वल चलते हैं, दोनों ही बराबर मात्रा में, जितना आप भोजन खा रहे हो उतना का उतना अगर साथ के साथ में यूटिलाइज हो रहा है, श्वसन उतना, श्वसन होने का मतलब हो गया जैसे अपन बोलते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो सांस ज्यादा लोगे, जितनी ज्यादा सांस लोगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। और बाकी तो तुमने श्वसन में पढ़ा ही है कि पाइरुवेट, फिर पाइरुवेट को और तोड़ते हैं हम लोग एटीपी के अंदर। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन लोगे उतना ज्यादा श्वसन होगा, उतना ज्यादा जल्दी खाना पच जाएगा। पचने का सेंस वो नहीं होता है कि वो खाया और आमाशय में पाचन हो रहा है। पचने का मतलब कि कोशिकीय श्वसन कितना हो रहा है माइक्रोबोडाइलेट, उसको अपन बोलते हैं उपापचयी प्रक्रिया। तो उपापचयी, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट ज्यादा है उसको बोलते हैं ना। या फिर ब्रेन ज्यादा यूज करो, दो काम कर सकते हैं। ब्रेन ज्यादा यूज करने का मतलब क्या, आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लगातार 5 घंटे पढ़ाई करना, छठे घंटे में भूख लगेगी बहुत तेज। जब आप कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको छठे घंटे भूख लगेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पूरा दिन आपने कुछ भी नहीं किया, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड नहीं करती। मैं जैसे है ना, मतलब मेरे खाने के पीछे तो ये रीजन है कि मुझे भूख ज्यादा लगती है, लेकिन अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अगर संडे के दिन जैसे ना यहाँ कोचिंग आना होता है, तो सुबह अगर मैंने 7 से 8 एक क्लास ले ली तो 8 बजे मुझे कुछ खाने की चाहिए, मतलब 1 घंटे बाद मुझे भूख लग जाती है। और अगर सेम डे अगर मैं घर पे हूँ तो मैं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इवन 11 बज जाते संडे के दिन, तब तक मेरे को भूख नहीं लगती। जब तक हम लोग बोलते हैं घंटे, उसको एनर्जी जहां नहीं जाएगी, जितनी ऊर्जा व्यय करोगे उतना खाना लगेगा। ऊर्जा व्यय नहीं हो रही है तो वो खाना शरीर में एडिपोज, वसी उत्तक के अंदर जमता जाएगा। उत्तक पड़ा है ना, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू, उसमें जमेगा, एक्स्ट्रा फैट सारा जमता है, उसकी वजह से होता है। बाकी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर थायराइड की वजह से भी होता है। बहुत से लोगों को थायराइड जब अधिक मात्रा में आता है, थायराइड रिलीज होता है, तो उपापचय क्रियाएं अधिक होती है। थायराइड कम होता है, उपापचय क्रियाएं कम हो जाती है। तो हमारे अंदर तो वो कंडीशन बहुत ज्यादा है, उपापचय क्रियाएं बहुत अच्छी है। दूसरा रीजन ये कि मैं जिम्नास्टिक भी करती हूँ, तो उस वजह से ये इतनी फिटनेस होती है सभी जिम्नास्टिक वालों को। ये हो गया। चले, अब पूरा हो चुका है अपना फिशेस कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा फिशरीज, जो हमारा मेन आपके सीयूटी में टॉपिक दिया है वो। मछलियों से संबंधित सारी चीजें हमारी खत्म हो चुकी है। अब दूसरा हमारा शुरू हो रहा है फिशरीज, या इसको हम हिंदी में बोलेंगे मात्स्यिकी, इसलिए अपना फिशरीज सब ठीक है। मात्स्यिकी बोलते हैं इसको, पर फिशरीज शब्द चलेगा। यह एक व्यापारिक शब्द है जिसमें वाणिज्यिक रूप से मछली पालन, मछली पकड़ना, व मछली बेचना इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित है। अब दूसरा शब्द आता है मछली पालन या फिशरीकल्चर। अब ये चीज तो अपन पहले समझा चुकी हूँ मैं आपको, फिशरीज क्या है, तो मछली को पालना, पकड़ना और बेचना, ये सारी गतिविधियां जब एक साथ वाणिज्यिक रूप से होती है तब उसको हम फिशरीज बोलते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारे पास मछली पालन या फिर फिशिकल्चर, जहां पर केवल मछली को पाला जाता है, मछली को पालना बस। अब मछली को पालने का मतलब हो गया, चाहे आप प्राकृतिक आवास में पालो, चाहे आप कृत्रिम आवास में पालो, कैसे भी, लेकिन सिर्फ मछली को पाल रहे हो। फिशिकल्चर में ये कभी नहीं आपको बोलते कि इसको बेचना कैसे है, मछलियों को पकड़ना कैसे, इससे कोई मतलब नहीं। केवल आपने तो पॉन्ड बनाया, तालाब के अंदर मछलियां बीज डाल दी और मछलियां बड़ी हो रही है बस। उसके अलावा जो भी गतिविधियां होगी वो सब फिशरीज के अंदर काउंट होगी। मछली पालन या मत्स्य पालन या फिशिकल्चर केवल और केवल मछलियों को पालना है।
इसमें अपन उसको एक्स्ट्रा खाद बीज दे सकते हैं, खाने का सामान दे सकते हैं, ये चीज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। अब इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट चलेगा आपका कि पिशीकल्चर की विधियां। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे पिशीकल्चर की विधियां। इसमें दो प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहली विधि हो गई जनसंख्या के आधार पर, और दूसरा हो गया प्रजाति के आधार पर। अब ये तो तुमने 12th में पढ़ा हुआ है, जनसंख्या के आधार पे और प्रजाति के आधार पर, दोनों के 3 प्रकार। लिख लिया, आगे चले। चलो अब इसको पहले समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या का मतलब हो गया भाई संख्या कितनी लेंगे। तो इसमें हमारे पास रहती है सबसे पहले विरल मछली पालन, फिर आती है अर्ध सघन, और फिर आएगी सघन। देखो विरल मतलब दूर दूर, मतलब मछली का जो आवास है वो तो ज्यादा है अपने पास में, लेकिन मछलियों की संख्या हो गई कम। अगर सिर्फ संख्या की अगर हम बात करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 750 से 1500 प्रति हेक्टेयर। कितनी मछलियां लेना है कि पर हेक्टेयर 750 से केवल 1500 लेना है। रुको एक बार रुक जाओ, पहले समझ लो फिर बाद में ठीक है। विरल मछली पालन के अंदर कितना होता है कि मान लिया अपन ने 750 से 1500 पर हेक्टेयर, इसके अंदर हम लेंगे 1500 से लेके 3000 तक, और सघन वाले के अंदर हम 3000 से ज्यादा हो सकती है और ज्यादा ही होगी, मतलब 6000 7000 तक भी हो सकती है। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो विरल हमेशा कहाँ होता है जितने भी प्राकृतिक तालाब है, जैसे मान लिया बाहर अपना उधर स्वरूप सागर है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग मछली पालेंगे, ये पल जाएगी उसमें आराम से पल जाएगी। हाँ, तो अगर उसमें मुझे मछली पालनी है तो मुझे उसमें यही वाला विधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो पहली चीज उसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है, जल की मात्रा भी उतनी नहीं है, खाद्य की उपलब्धता भी इतना नहीं है, यानी कि उसके ऊपर जो मेन बेस रहेगा वो खाने का तरीका क्या रहेगा, उसकी खाद्य जाल, जो उसका आधार है ना वो प्राकृतिक खाद्य जाल, मतलब प्रकृति में जो भी चीजें उसके अंदर है वही खा रहा है पी रहा है, अपने को एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं, सिर्फ बीज ला के डाल देना है, साल भर बाद मछली पकड़ के निकाल लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते। हाँ, तो वो हो गया कौन सा अपने पास विरल मछली पालन। अर्ध सघन वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, खाना एक्स्ट्रा देंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा अपन खाना दे देंगे, क्योंकि संख्या बढ़ गई है तो नो डाउट उसके अंदर फिर खाना कम पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा खाना हम देंगे। लेकिन सघन वाले के अंदर क्या होगा, खाना भी हम दे रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति का ध्यान भी हमारे द्वारा रखा जा रहा है, और जल की निकासी के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब पानी का बदलाव वगैरह करना, अगर मछलियां बीमार है तो उसके अंदर दवाइयां डालना, जो भी प्रॉपर मेथड सारे होते हैं वो सब कौन से होते हैं, सघन विधि वाले होते हैं। क्लियर, समझ में आया। विरल के अंदर क्या रहेगा, जो उसका आधार है वो प्राकृतिक खाद्य जाल रहेगा। अर्ध सघन के अंदर हम अतिरिक्त स्वरूप में खाना उसको दे सकते हैं, और सघन वाले के अंदर क्या होगा, अतिरिक्त भोजन, पंप सेट के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन आराम से उसके हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, उसके जल की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, मतलब इनलेट आउटलेट बनाएंगे, और जल का बदलना वगैरह, मतलब सारी चीजें सघन के अंदर हमारे द्वारा की जाएगी, वो हो गया हमारे पास सघन। तो ये 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रजाति के आधार पे। तो भाई प्रजाति कितनी हो सकती है, तो या तो हम सिंगल एक मछली को पाले,
एक मछली का मतलब हो गया केवल एक ही प्रजाति, जैसे मैंने रोहू मछली डाल दी और सिर्फ रोहू मछली का ही पालन कर रहे हैं। या हम ऐसा कर दे कि मिश्रित कर दे, दो तीन तरह की मछलियों को मिक्स कर दे, या फिर हम कैसा कर दे एक लिंगी, यानी कि एक लिंग की मछली को ही पालन करेंगे, यानी या तो नर ही पाला जाएगा या फिर मादा ही पाली जाएगी। अब इसमें मछली का मतलब ऐसी प्रॉपर मछली नहीं, इसमें झींगा पालते हैं, ठीक है, नर झींगा जो हो गया या श्रिम्प हो गया, उनका पालन होता है, वो एक लिंगी कल्चर से होता है। बाकी मिश्रित और एकल ये मछलियां होती है। अब इन दोनों का जरूरत क्यों पड़ी अकेले और साथ में क्यों हुई? मछलियां क्या होती है ना, सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे ये तालाब है हमारे पास, अब तालाब में सबसे पृष्ठ सतह, बीच में होती है मध्य सतह, और यहाँ पे होती है तल वाली सतह, ठीक है। अब मछली क्या करती है, कुछ मछलियां जो होती है वो सिर्फ पृष्ठ से खाना खाती है, कुछ ऐसी होती है जो केवल मध्य से खाती है, कुछ ऐसी होती है जो केवल तल से खाती है, कुछ ऐसी होती है सब जगह से खा सकती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मछलियां अपने खाते के जो जोन होते हैं, इनकी फीडिंग हैबिट वो फिक्स होती है, मैं यही से खाना खाऊंगी। जैसे मान लिया हमारे पृष्ठ में कतला खाती है, रोहू जो होती है वो मध्य में खाती है, और मृगाल जो होती है वो हमेशा तल से खाती है। ये तो सफाई वफाई करने का भी काम करती है, कीचड़ विचड़ खाती रहती है। तो अब इनकी जगह फिक्स है। माना जैसे मेरे पास तालाब है और मैंने तालाब में कौन सी मछली डाल दी, मृगाल मछली डाल दी, ठीक है। विरल पालन कर रहे हैं, अर्ध सघन प्रकार का हो गया। अब जैसे अर्ध सघन है, इसमें खाना डाल रही हूँ एक्स्ट्रा से, तो इसको मृगाल मछली को तो खाने से कोई मतलब ही नहीं है ना। सोचो मैंने तो यहाँ पे खाना ऊपर तेरा के एक ट्रे के अंदर ऊपर बिछा दिया कि ये आके खाएगी, पर इसको क्या मतलब, ये तो तल से खाना खा रही है, ठीक है। या मान लिया कि इसके अंदर बीच बीच में छोटी दूसरी मछलियां तैर रही है, या दूसरे लार्वा तैर रहे हैं, या फिर जैसे छोटा सा कुछ छोटे छोटे केकड़े के लार्वा, झिंगुर के लार्वा तैर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई ऐसे पौधा लग रहा है छोटा सा, वेलिसनेरिया लगा हुआ है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये उस तालाब के अंदर पूरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि एकल पालन है, ये तो सिर्फ यहाँ से खाना खाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ रोहू डाल दूं तो तल पूरा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, क्योंकि तल से खाना ही नहीं खाती, इसको पृष्ठ से भी मतलब नहीं है, बीच बीच में से खाना खाएगी। या कतला भी डाल दे तो भी तल पूरा भर जाएगा। इसीलिए हमेशा मिश्रित पालन करते हैं, क्योंकि मिश्रित पालन में तालाब में जितना भी भोजन है उसका पूरे का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसका मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिश्रित पालन करते हैं। हम हमेशा दो तीन मछलियां मिक्स करके ही पालते हैं, ताकि तालाब में जितना भी हम ऊर्जा दे रहे हैं, जितना भी भोजन दे रहे हैं, उसका पूरी तरीके से उपयोग हो सके। एक लिंग पालन के अंदर हम इसीलिए करते हैं ताकि उसमें हार्मोन की वजह से, जैसे जो झींगा या फिर श्रिम्प होते हैं ना, तो उनके अंदर भी कंपटीशन नहीं हो, भोजन को लेकर उनमें भी कंपटीशन होता है, इसीलिए उनका कंपटीशन कम हो और खाने का पूरा यूटिलाइजेशन हो सके, इसीलिए हम लोग एक लिंग का पालन भी कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार किसके आधार पर होगी, प्रजाति के आधार पे और जनसंख्या के आधार पर भी वापस हमने क्या कर दिया, तीन प्रकार में विभाजन कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना कि मिश्रित पालन के अंदर जब मछलियों का चयन करते हैं कि भाई कौन कौन सी मछलियों को हम रखेंगे, तो उसका आधार क्या होता है कि उसका खाद्य स्तर कौन सा है, मतलब वो कौन से स्तर से खाना खाती है। मान लिया मैंने दो तीन मछलियां डाल दी, सारी सारी तल से खाने वाली डाल दी, ये ऊपर वाली तो दोनों डाली नहीं मैंने, तो यानी कि मछलियों का चयन किस आधार पे होगा कि वो कौन से खाद्य स्तर से भोजन ग्रहण कर रही है, उस आधार पे इसका चयन होगा। इसका प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलीकल्चर के अंदर मछलियों के चयन का आधार क्या होता है, तो उनका फीडिंग हैबिट, खाने का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, उस आधार पे हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं। या फिर पॉलीकल्चर में किस प्रकार की मछलियां लेते हैं, तो अलग अलग प्रजाति की मछलियों को मिक्स करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा आईएमसी का पालन करते हैं, इंडियन मेजर कार्प, ये हम आगे पढ़ेंगे मछलियों के अंदर, जो पॉलीकल्चर के अंदर हम यूज करते हैं। अब इसको लिखो, HA लिख रही हूँ, ठीक है। प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला पर निर्भर अतिरिक्त भोजन दिया जाता है। इस वाले में अतिरिक्त भोजन O2 का प्रवेश जल निकासी की
व्यवस्था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुष्यंत, क्या करें, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो कभी से ही नहीं आया, मुझे आएगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगी। अब इसमें क्या समझना है, विरल अर्ध सघन, सघन सघन मतलब बहुत पास पास, अर्ध सघन मतलब कम पास पास, और विरल मतलब बहुत दूर दूर, बस। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है फिशरीज, जब तक कि फिजियोलॉजी नहीं है। फिशरीज तब तक अच्छा है जब तक कि मछली की फिजियोलॉजी नहीं है, मछली का पूरा शरीर अंदर से, तब लगता है थोड़ा सा टफ। बाकी तो इजी है सब चीजें, मतलब व्यवहारिक सब्जेक्ट है ये। इसमें चीजें, कुछ चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में समझ में आ जाती है, अच्छा ऐसा होता है। थोड़े बहुत फैक्ट पता चलेंगे तो आगे अपने आप समझ में आएगा। अभी तो क्लियर है कि हम एक्स्ट्रा खाना दे रहे हैं, या पॉलीकल्चर में हम ज्यादा मछलियां क्यों कर रहे हैं, ताकि सारा खाना यूज कर सके। व्यवहारिक ज्ञान है ये पूरा। अच्छी होती है मछलियां बेचारी। मछलियां पसंद नहीं है तो मेरे तो मजबूरी में, क्योंकि मेरे को बाकी सब्जेक्ट नहीं रहते इसलिए। मेरे टाइम पे फिर सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी बचा था, मेरे को कीड़े मकोड़े नहीं अच्छे लगते थे, तो फिर मुझे ये नहीं पता था कि मैं फिर कीड़े मकोड़े पढ़ाऊंगी भविष्य में, इसलिए नहीं लिया था। हमारे पास ऑप्शंस कम थे, हमारे पास सब्जेक्ट भी ऐसे थे। एंटोमोलॉजी था, वाइल्ड लाइफ था। वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी मैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुकी थी। वाइल्ड लाइफ बहुत डिटेल में था, मतलब वन्य जीव, कुछ नहीं, आपको जानवरों के बारे में पढ़ना है। अरे कितना पढ़ो, तो ऑलरेडी मैं मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट था वाइल्ड लाइफ की, अगर मैं उसको नई भी सब्जेक्ट स्पेशल लूँ तो भी मुझे आता है, क्योंकि जानवरों के बारे में इंटरेस्ट के हिसाब से अपन पढ़ लेते हैं। ये ऐसा था कि अगर सब्जेक्ट नहीं लेते तो नहीं आइडिया पड़ता। फिर एंटोमोलॉजी था, तो एंटोमोलॉजी वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था, इसलिए ये अच्छा था। नेक्स्ट लिख लिया सबने, ये लिख रहे हैं? चलो नेक्स्ट में मुझे लिखना पड़ेगा। कहाँ हुआ टाइम, अभी बाकी है। ये लिख ही लो, लिख ही लो ना इसको तो। एक प्रजाति की मछली का पालन अलग अलग प्रजाति की मछली का पालन मछली का चयन खाद्य प्रकृति पर आधारित। एक लिंगी पालन। एक लिंग की मछली का पालन। मिश्रित को ऐसे लिखना है, इधर ब्रैकेट में पॉलीकल्चर भी बोलते हैं, इसको मोनोकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे, कल तो खत्म हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट क्लास है ना वैसे भी, फिर क्या लेना, तभी नींद आ रही है।